सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत अकेडमी इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी DSSB 2024 का जो संस्कृत का TGT का सिलेबस आया है उस सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि DSSB अभी तक किसी भी विषय का स्पेशल सिलेबस नहीं जारी करती थी। वो हमेशा फर्स्ट पेपर का ही सिलेबस देती थी, लेकिन इस बार DOE और NDMC से जो वैकेंसी आई हुई है TGT संस्कृत की, उसके संस्कृत के सिलेबस को जारी कर दिया है। संस्कृत का ही नहीं, सभी विषयों का सिलेबस जारी कर दिया गया है। अभी तक बच्चे क्या करते थे, पेपर देख करके अनुमान लगाते थे कि इस विषय इस किताब से पेपर प्रश्न आ रहा है, इस किताब से प्रश्न आ रहा है, इस तरह से वो अनुमान लगाते थे, यानी एक प्रकार से कहेंगे तो तुक्का लगाते थे। लेकिन इस बार DSSB ने सिलेबस जारी कर दिया है। इससे क्या बदलाव होंगे, सभी बच्चों को ये पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इससे क्या होगा, मेरिट और ऊपर जाएगी, क्योंकि क्या पढ़ना है सबको पता चल जाएगा। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब बातों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा छोटा सा यूट्यूब का परिवार है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर TGT संस्कृत इन DOE एंड NDMC। पहला है संस्कृत भाषा नैपुण्य एवं साहित्य फर्स्ट। हम आपको बताना चाहेंगे जो सिलेबस है ये 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो देखो पहला भाग क्या है, संस्कृत भाषा नैपुण्य और साहित्य फर्स्ट। इसके अंतर्गत क्या है, संस्कृत व्याकरण, अनुवाद और काव्यांश एवं गद्यांश। अब इसको देखो फिर से अलग से कई बार उसको एक्सप्लेन करके बताया गया है कि इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो भाग का में क्या होगा, शब्द रूप, धातु रूप, संख्यावाची शब्द। भाग खा में लघु वाक्य रचना। भाग गा में काव्यांश, इसमें क्या है, हितोपदेश और रघुवंश। भाग घा में गद्यांश, इसके अंतर्गत शुकनाशोपदेश दिया गया है। अब शब्द रूप में कौन कौन से शब्द रूप पढ़ने हैं, क्योंकि शब्द रूप का भी एक बहुत बड़ा पैटर्न है, बहुत सारे शब्द रूप हैं। तो कौन कौन से पढ़ने हैं शब्द रूप में, देखिए राम, हरि, गुरु, पितृ, रमा। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये इतने पुल्लिंग हो गए। राम अकारांत पुल्लिंग, हरि इकारांत पुल्लिंग, गुरु उकारांत पुल्लिंग और पितृ ऋकारांत पुल्लिंग। उसके बाद रमा, मति, नदी, धेनु, वधु, ये स्त्रीलिंग है मातृ तक। उसके बाद गृह, वार, मधु और गो। गो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द रूप है। उसके बाद है भगवत, जगत, आत्मन, पथिन, वाच, विद्वत, सर्व, किम, तद, एतद, यद, इदम, अस्मद और युष्मद। इतने शब्द रूप पढ़ने हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, शब्द रूप को रटते हैं। तो शब्द रूप को रटेंगे तो भूल जाएंगे। हमारे एक मित्र थे, हमें याद है कॉलेज के दिनों में, वो हमेशा ये कहते थे कि रूप से कुरूप भय रूप की रटाई में। तो रूप से कुरूप नहीं होना है, रूप को रटना नहीं है। किस रूप में क्या परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन होता है, उस कारण को जानना है। इन सब बातों के लिए हम रूप की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वहां आप देखेंगे कि रूप याद करना कितना सरल हो गया है। उसके बाद अन्वित 2 में क्या है, धातु रूप। धातु रूप में क्या है, लट, लंग, लिट, लोक और बिदलिंग, यानी जो ये 5 लकार हैं, इन्हीं लकारों में शब्द रूप आपको याद करने हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं, पठ, पच, भू, क्री, अस, अद, हन, दिव, तन, तुद, शु, रुध, क्री, चुर और सेव। अब यहाँ पर देखो DSSB ने प्रश्न पद का याद करना है, एकात्मनेय पद का याद करना है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो जो धातु में प्रश्न पद की हैं प्रश्न पद याद करेंगे, जो धातु में उभय पदी हैं उनका दोनों रूप याद करेंगे। और जो धातुएं जैसे सेव है ये आत्मनेपदी धातु है, तो इसे केवल आत्मनेपदी याद करेंगे। हम आपको और भी बताना चाहेंगे, ये 5 लकार तो दिया है, लेकिन कभी कभी ग्रंथों में कोई पद क्रियापद आया रहता है, उसका लकार कुछ और होता है। जैसे लिट लकार क्रियापद ग्रंथों में बहुत मिलते हैं, तो लिट लकार वाला भी कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा लकार है, इस तरह से। वैसे ज़्यादातर DSSB अगर लिट लकार कोई रूप देता है तो उसमें वो धातु पूछता है कि इसमें धातु कौन सी है। उसके बाद अगला है संख्यावाची शब्द। 1 से 100 तक संख्या याद करनी है। वो भी संख्या के प्रश्न भी कई तरह से आते हैं। कभी कभी 1 से 4 तक जो तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं उनकी विभक्ति पूछ लेता है।
कभी कभी अनुवाद के रूप में पूछ लेता है। तो संख्या के प्रश्न भी कई टाइप के आते हैं। तो आपको संख्या 1 से 100 तक याद करनी है, और जो पूर्णी संख्या होती है यानी जिसको क्रमवाचक संख्या कहते हैं वो भी आपको याद रखना है अनुवाद के लिए। क्योंकि देखो अगले टॉपिक में यही दिया गया है कि लघु वाक्य रचना, इसमें क्या दिया गया है, भाग का में निर्धारित शब्द रूपों, धातु रूपों तथा संख्यावाची शब्दों के प्रयोग पर आधारित। यानी यहाँ पर जो शब्द रूप दिए गए, धातु रूप दिए गए, संख्यावाची पद दिए गए, उनसे ही आपको अनुवाद पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि विगत वर्षों का जो मॉडल पेपर है उसको कई बार देखिए, उससे ये पता चलेगा कि प्रश्न किस टाइप का आ रहा है। क्योंकि देखो पढ़ता हर कोई है, लेकिन जो भेड़ चाल से अलग होकर के सोचता है वही सफल होता है। इसके बाद भाग ग में काव्यांश है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, हितोपदेश। इसमें भी हितोपदेश का जो पहला भाग है प्रास्ताविक अध्याय 1 से 25 पद। आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो कई बार देखेंगे कि हितोपदेश के प्रश्न लगभग हर पेपर में 5-6 प्रश्न आए हुए हैं। तो अभी तक हम यही अनुमान लगा रहे थे कि हितोपदेश से प्रश्न आते हैं, लेकिन अब हितोपदेश भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, कितना पढ़ना है, बच्चों के मन में शंका थी। तो कितना पढ़ना है ये डीएसएसबी ने निर्धारित कर दिया है, 1 से लेकर के 25 पद पढ़ने हैं। लेकिन अब इन पद्यों की यानी इन श्लोकों की आत्मा आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार डीएसएसबी जो है उसका गूढ़ रूप पूछ लेता है कि इस श्लोक में विशेष कौन है, विशेषण कौन है, अलंकार कौन है, ये पद किसके लिए आया हुआ है। जैसे भी हमने विगत वर्ष देखा था उसमें एक पद आया था मातुः उच्चार, आपने भी देखा होगा, मातुः उच्चार करके एक पद आया था कि इसका अर्थ क्या है। अब ये इसी 1 से 25 श्लोक में ही ये पद मिलेगा आपको, तो वहाँ पे इसका अर्थ पूछा था, वो भी संस्कृत में। तो इस तरह से भी आपको पढ़ना तो 1 से 25 पद ही है, लेकिन इसकी आत्मा में को भी पता करना है आपको, यानी डीपली पढ़ना है एक एक पद को। उसके बाद अन्युत 2 में रघुवंश है, रघुवंश से बहुत प्रश्न आते हैं, आपने विगत वर्षों का पेपर सॉल्व करके देखा होगा। तो इसमें भी क्या पढ़ना है, 1 से 25 पद, वो भी प्रथम सर्ग के। तो रघुवंश से कई बार प्रश्न कैसे आते हैं, आपने देखा होगा कि पहले श्लोक में जो मंगलाचरण है उसमें भी विशेषण विशेष पूछा गया है और छंद भी पूछ लेता है। तो 1 से 25 श्लोक तक पढ़ना है, वो भी बिल्कुल डीपली। उसके बाद भाग घ है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश में क्या दिया गया है, शुकनाशोपदेश, बाणभट्टकृत कादंबरी के अंतर्गत शुकनाशोपदेश। अब इसमें भी कितना पढ़ना है वो भी दे दिया गया, यानी प्रारंभ से लक्ष्मी वर्णन के जो प्रसंग है, जहाँ पर ये पंक्ति है स्वल्प सत्तम उन्मत्ति करोति, ये लाइन आपको मिल जाएगी लक्ष्मी वर्णन के प्रसंग में, यहाँ तक पढ़ना है। अब वैसे आप अन्य स्टेट की परीक्षा देते हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी देते हैं या और भी किसी स्टेट की परीक्षा देते हैं, तो लगभग सभी बच्चे शुकनाशोपदेश का संपूर्ण ग्रंथ यानी जितना संपूर्ण शुकनाशोपदेश है पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन डीएसएसबी के लिए जहाँ तक दिया गया है उतना उनको लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। क्योंकि डीएसएसबी आपने देखा होगा कई बार जो है रिक्त स्थान के रूप में पूछ लेता है कि इस वाक्य में जो अगला पद है वो कौन सा होगा, वो विकल्प से चुनकर आपको भरना होता है। तो जितना सिलेबस दिया गया है उतना आपको डीपली पढ़ना है। उसके बाद सेकंड खंड आया संस्कृत भाषा नैपुण एवं नाटक, इसमें भी संस्कृत व्याकरण फिर से दे दिया, भाषा प्रयोग और नाट्यांश। इसमें भी का खा घा 3 है, का ख और गा। का में क्या पढ़ना है, कारक परिचय, प्रमुख प्रत्यय, प्रमुख अव्यय पद। खा में फिर से लघु वाक्य रचना यानी अनुवाद आ गया। और गा में नाटक, नाटक में कौन पढ़ने हैं, प्रतिमा नाटक और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब इसमें फिर से देखो अनुद विभाजन यानी कारक परिचय में क्या पढ़ना है, प्रत्यय में कितनी प्रत्यय पढ़ना है, उसको अलग से एक्सप्लेन किया गया है। ये थोड़ा सा अच्छा है, सभी बच्चों के लिए सहूलियत भी है कि कौन कौन सी प्रत्यय पढ़नी है। तो कारक परिचय में क्या पढ़ना है, 7 विभक्तियां। अब यहाँ पे देखो डीएसएसबी ने कोई सूत्र नहीं दिया है कि कितने सूत्र पढ़ने हैं, तो इसके लिए क्या है कि जो कारक प्रकरण की मध्य सिद्धांत कौमुदी की जो पुस्तक है उसको आप अच्छे से पढ़ लें। कारक पढ़ने के 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि आपको किस पद में कौन सी विभक्ति होती है इसका पता चल जाएगा, और दूसरा लाभ ये होगा
कि जो अनुवाद आते हैं, क्योंकि कई बार डीएसएसबी अनुवाद दे देता है, तो अनुवाद भी कारक की सहायता से ही होते हैं। उसके बाद अन्य दो में प्रमुख प्रत्यय हैं। अब प्रत्यय में कौन कौन सी प्रत्यय पढ़नी है? कत, कतवतु, शर्त, सानज, तुमुन, कत्वा, ल्यप, ल्यूट, तब्यत, अनियर, तब्य और तब्य। अब इतनी प्रत्यय पढ़नी है। अब इन प्रत्ययों को पढ़ना कैसे है? क्योंकि सिलेबस तो आप भी पीडीएफ में देख सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न कैसे आएगा प्रत्यय का? इन प्रत्ययों का विधि सूत्र नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रयोग। क्योंकि डीएसएसबी हमेशा प्रत्यय का प्रयोग पूछता है। वाक्य में जो है आप देखेंगे कि वाक्य में प्रत्यय और प्रत्यांत पद रिक्त स्थान के रूप में दे देता है। तो आप जो है हर प्रत्यय का कैसे प्रयोग करना है, किस प्रत्यय के जुड़ने पर क्या परिवर्तन होते हैं, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अन्य 3 में है प्रमुख अव्यय पद। अब अव्यय में कौन कौन से अव्यय हैं? चा यानी और, वा यानी अथवा, अपि भी, इति इस प्रकार, अत्र यहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, यदा जब, कदा कब, एव ही, यथा जैसे, अद्य आज, इतने अव्यय पद पढ़ना है। अब अव्यय पद में डीएसएसबी क्या करता है? रिक्त स्थान के रूप में पूछता है कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय भरा जाएगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि इस अव्यय का अर्थ क्या है, रिक्त स्थान के रूप में पूछता है। आप विगत वर्ष का पेपर देखेंगे तो अव्यय भी रिक्त स्थान के रूप में ही आते हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक एक अव्यय के कम से कम 5-5, 6-6 वाक्य आप नोट्स बना करके लिख डालें कि किस अव्यय का किस तरह से प्रयोग होगा। वैसे इन सब टॉपिक की हम आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है भाग खा है, इसमें क्या है? भाषा प्रयोग। इसमें भी क्या है? लघु वाक्य रचना। फिर से दे दिया भाग का में निर्धारित व्याकरणात्मक प्रयोगों पर आधारित, यानी अनुवाद ही आएगा। उसके बाद भाग गा में नाट्यांश है। क्या है? नाट्यांश। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको? अभिज्ञान शाकुंतलम, चौथा अंक। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक है, लेकिन आप क्या करेंगे? कालिदास की रचनाएं पढ़ लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक की जो घटना है उसको भी पढ़ लेंगे। ये नहीं, चौथा अंक तो आपको डीपली पढ़ना है, बाकी 7 अंक की घटनाएं यानी जो उनके अंकों का सारांश है वो भी आप सामान्य रूप से पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रतिमा नाटक है, इसका भी 3य अंक है। आपने विगत वर्षों का पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको स्वयं अनुमान लगा होगा। कई बार डीएसएसबी जो है स्वप्न वासोदत्तम में कितने अंक है ये पूछ लेता है। अब स्वप्न वासोदत्तम सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रतिमा नाटक किसने लिखा है? भास ने लिखा है। तो भास के जो 13 नाटक हैं उनके बारे में भी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जिस लेखक का ग्रंथ दिया गया है उस लेखक के विषय में, उस लेखक की सभी रचनाओं के विषय में सामान्य जानकारी ले करके ही आपको तैयारी करनी है। उसके बाद अगला क्या है? 3rd खंड आ गया, संस्कृत व्याकरण, अपठित अवबोधन, निबंध और छद्म अलंकार। इसके अंतर्गत भी का, खा, गा, घा 4 खंड हैं। संधि परिचय, समास खंड का में है, खा में है अनुच्छेदों का अवबोधन, गा में है लघु संस्कृत निबंध और घा में है छंद अलंकार। अब इसमें भी संधि परिचय में क्या पढ़ना है? तो कह रहे हैं मुख्य संधियों का उदाहरण सहित विवेचन। अब यहाँ पर देखो डीएसएसबी ने थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है कि उनको संधि पढ़नी किसके अनुसार है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़नी है, बाबूराम सक्सेना के अनुसार पढ़नी है, किसके अनुसार पढ़ना है ये कुछ नहीं दिया है। बस क्या कर दिया कि मुख्य संधियों का उदाहरण सहित विवेचन। तो आप क्या करेंगे? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है संधि का स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधियों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद समास परिचय है। समास में भी अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, नए समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब संधि और समास ये तो आप हर परीक्षा के लिए जो संस्कृत का प्रतियोगी विद्यार्थी है, प्रतियोगी छात्र है, वो ये तो पढ़ता ही रहता है। उसके बाद अगला क्या है? भाग खा, अपठित अंश अवबोधन, अपठित अनुच्छेदों का अवबोधन। अब इसमें क्या आएगा? इसमें जो है एक पैसेज आएगा, यानी एक अनुच्छेद आएगा, उसमें से आपको प्रश्न करना होगा। जैसे आप देखते हैं सीटेट में पैसेज आते हैं
बिहार वाले में आपने देखा था, वहाँ भी ढेर सारे पैसेज आए हुए थे। तो उस टाइप के पैसेज और उसमें से प्रश्न इसमें आएंगे। केबीएस में भी देखा था, उसमें भी पैसेज आए थे, पैसेज से आपको प्रश्न करने थे। उसके बाद यहाँ पे लघु संस्कृत निबंध भी दे रखा है। हालांकि डीएसएसबी जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर तो कराती नहीं है, तो निबंध तो आने की संभावना कम है। बस केवल जो है लघु वाक्य रचना आपसे पूछ सकता है कि इस हिंदी वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। उसके बाद छंद और अलंकार हैं। छंद में कौन कौन से छंद पढ़ने हैं? अनुष्ठुप, उपजाति। अब यहाँ पर देखना, इंद्र बज्रा उपेंद्र बज्रा नहीं दिया है, लेकिन उपजाति दिया है। अब सभी बच्चे जानते हैं कि जो छंद उपजाति छंद है, ये इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा का मिश्रण है। जब आप उपजाति को पढ़ें तो इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा को भी पढ़ लें। उसके बाद वंशस्थ है, वसंत तिलका, मालिनी, शरदधरा और शार्दूल विक्रीडित। इतने छंद आपको पढ़ने हैं। अलंकार में अनप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष और अर्थांतरन्यास, इतने अलंकार आपको पढ़ने हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि डीएसएसबी जो है, जैसे रघुवंशम है, रघुवंशम के प्रथम सर्ग का 1 से 25 श्लोक आपको सिलेबस में दिया गया है। तो 1 से 25 श्लोक में कौन सा अलंकार है वो भी कई बार पूछा गया है, जो कि इस सिलेबस के बाहर है, यानी वो अलंकार इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया है, क्योंकि वो इस श्लोक के अकॉर्डिंग आपसे अलंकार पूछ रहा है कि आपने श्लोक पढ़ा हुआ है, तो उसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, इसकी भी जानकारी आपको रखनी है। उसके बाद आगे क्या है? संस्कृत एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत वेद हैं, उपनिषद हैं, इतिहास हैं, पुराण संदर्भ हैं। अब वेद में क्या क्या पढ़ना है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ईशावास्य उपनिषद एवं तैत्तिरीय उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण। अब इसमें से कितना कितना पढ़ना है वो आगे बता रहे हैं। तो देखो, वेद में क्या पढ़ना है, तो कह रहे हैं गायत्री मंत्र, यानी तत्सवितुर्वरेण्यम, जो आप गायत्री मंत्र रोज पढ़ते भी रहते हैं। शांति पाठ, स्वस्ति न इंद्रो। उसके बाद संज्ञानम। अब संज्ञानम क्या है? ये संज्ञान सूक्त है। उसके बाद शिव संकल्प सूक्त है। तो संज्ञान सूत्र और शिव संकल्प सूक्त के मंत्रों को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार रिक्त स्थान के रूप में, हालांकि रिक्त स्थान के रूप में मंत्रों को तो पीजीटी में पूछता है, लेकिन टीजीटी में भी पूछ सकता है। उसके बाद उपनिषद के अंतर्गत क्या पढ़ना है? ईशावास्य उपनिषद। उसमें भी 1 से 7 मंत्र। तो 1 से 7 मंत्र आपके जिह्वा पर बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि रिक्त स्थान के रूप में पूछ लेता है कि इस मंत्र की अगला पद जो है कौन सा इसमें भरा जाएगा। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में भी शिक्षावल्ली, और शिक्षावल्ली में भी 1-10 अनुवाक, यानी जो 11वां अनुवाक है वही आपको पढ़ना है अच्छे से। अब आप देखे होंगे कि डीएसएसबी कई बार ये पूछ लेता है कि इस वेद का कौन सा उपनिषद है, इस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इन सब बातों को भी आप सामान्य रूप से जानकारी रखेंगे, ये नहीं कि बस केवल इतना इतना ही पढ़ लिया। भेड़ चाल से अलग थोड़ा सा सोचना है। उसके बाद अगला है इतिहास संदर्भ। इसमें क्या पढ़ना है? वाल्मीकि रामायण, रामायण कथा का उपक्रम। अब कई बार आपने देखा होगा विगत वर्ष का पेपर, जो 2014 वाला पेपर हुआ था DSSB का, वो तो थोड़ा अलग था। उसमें जो है राजाओं का क्रम पूछ लिया था कि दिलीप, अज, रघु, दशरथ, राम, इस तरह से क्रम भी पूछ लेता है। और इसमें पढ़ना क्या है? बालकांड। बालकांड में भी द्वितीय सर्ग, और द्वितीय सर्ग में भी 1 से लेकर के 43 पद्य, यानी 43 पद्य पढ़ने हैं, यानी थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ना है। महाभारत में विदुर नीति पढ़नी है। विदुर नीति कहाँ से कहाँ तक है? वो उद्योग पर्व के अंतर्गत है। अध्याय 38 में विदुर नीति पाई जाती है। 1 से 47 पद्य ये आपको पढ़ना है विदुर नीति। पुराण में भी क्या पढ़ना है आपको? विष्णु पुराण और अग्नि पुराण। विष्णु पुराण में भारतवर्ष का जो वर्णन है 2, 3, 1, वहाँ से 1 से लेकर के 28 पद, यानी 28 श्लोक जो है विष्णु पुराण के पढ़ने हैं। अग्नि पुराण का वृक्षा, आयुर्वेद और जलाशय निर्माण, यानी अध्याय 282 में 1 से लेकर के 14, यानी 14 श्लोक ही आपको पढ़ने हैं। किसके? अग्नि पुराण के। अब ये 2 टॉपिक थोड़ा आपके लिए नया लग रहा है, जो बच्चे परंपरागत रूप से संस्कृत को नहीं पढ़े हैं, क्योंकि विष्णु पुराण तो कम ही पढ़ते हैं,
लेकिन जो कर्मकांड से जुड़े होते हैं वो उनको ज़्यादा अच्छी जानकारी होती है। तो ये आपके लिए नया है लेकिन पढ़ना है। इसके बाद आप जानते हैं कि DSSB में जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं वो किससे होते हैं? शिक्षण विधि से, यानी शिक्षण अभिरुचि से। इसमें भी क्या क्या पढ़ना है? लर्निंग एंड टीचिंग, यानी जो आप बीएड के अंतर्गत पढ़े रहते हैं वही पढ़ना है। तो इसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो दे दिया गया है। तो इस तरह से आप जो है DSSB की तैयारी करेंगे तो 100% आप सफल होंगे। किस किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।